गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर धातु और अधातु, जो कि चैप्टर नंबर आपका 3 है। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो आपका तत्व है, एलिमेंट के बारे में। चलिए ध्यान दीजिए, इधर देखो सब। तत्व क्या होता है, ध्यान समझिए। आप लोग पहले ही पढ़ाया गया था, लेकिन आप समझिए क्या होता है। देखिए, प्रकृति में बहुत सारे चीज़ पाए जाते हैं, बहुत सारे, अधिकांश जो भी चीज़ आप देखते हैं सब मानिए कि तत्व है। ठीक है, सब चीज़ तत्व है। याद रखिए, प्रकृति का 97% जो हिस्सा है, 97% हिस्सा है, वो केवल 6 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, केवल 6 एलिमेंट्स है। हाँ, इसमें कुछ दूसरा चीज़ भी मिक्स होता है। ठीक है, जैसे कि हवा हो गया, तो हवा में भी तत्व है। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन है, एक अलग एलिमेंट है, नाइट्रोजन है, एक अलग एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन यही है कि मिक्सेज अवस्था में भी हो सकता है और अलग भी होता है। ठीक है, लेकिन तत्व अगर जनरली देखा जाए, बात किया जाए, तो तत्व एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि प्रकृति में शुद्धतम अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिए कि तत्व हमेशा क्या होता है, प्योर होता है, प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, तत्व क्या है, प्योर सब्सटेंस है। देखिए, यह जो होता है एक समान कणों, कण कह दीजिए या आप कण कहिए या परमाणु कह सकते हैं, परमाणु, परमाणुओं से क्या होता है, मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे कि अगर समझने के लिए कहा जाए, सोना तत्व है ना, चांदी है तत्व, आपका ये ले लीजिए, सिलिकॉन ले लीजिए, एल्युमिनियम तत्व है ना। ठीक है, सोना का एक टुकड़ा अगर ले लिए, मान लीजिए, चाहे प्योर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जनरली तत्व प्योर ही होता है। तो प्योर क्या कीजिए, उसे मान लीजिए कि आप सोना ले लीजिए, चाहे एल्युमिनियम हो गया, ये बिल्कुल प्योर है। तो एल्युमिनियम जहाँ पे कटाता है, आप लोग देखे हैं, तो जो कटाता है तो जो वहाँ का चूर्ण निकलता है ना एल्युमिनियम का, तो उसे उठा के दिए, सारा का सारा पार्टिकल एल्युमिनियम का ही होगा। अगर एल्युमिनियम, प्योर एल्युमिनियम की हम बात कर रहे हैं, कुछ मिक्सड बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जनरली तत्वों को मिलाकर बहुत सारे अलग अलग, जैसे मिश्र धातु की तरह बनाया जाता है अलग अलग। ठीक है, लेकिन वैसे तत्वों की बात कर रहे हैं जो प्योर होता है। ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें जितना ही पार्टिकल्स होगा, जितना कण होगा, वो एल्युमिनियम का ही कण होगा। ठीक है, तो याद रहे कि एक समान कणों से जब मिलकर बनेगा, जो शुद्ध एकदम बनेगा, उसी को क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। अब ध्यान दीजिए, जो तत्व होता है वो 3 प्रकार का होता है, धातु, अधातु और उपधातु। और भी कुछ होते हैं, 2 ठो अलग में, जो अवर सारणी में आपको देखने में मिल जाएंगे, लेकिन जनरली यही होते हैं 3। ठीक है, इसी बारे में हमको इस लेसन में डिस्कस करना है, पढ़ना है। आपको लेसन बेसिकली धातु और अधातु के बारे में ज़्यादा डिस्कस करना है, ज़्यादा पढ़ना है। रासायनिक अभिक्रिया, इनके प्रॉपर्टीज, इनके गुण धर्म क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, किसके साथ ट्रीट करने पर क्या बनाता है। ठीक, ये सब के बारे में क्या करना है, हमें जानना है। चलिए, याद रखिए, जो तत्व था, तत्व की जो पहले डिस्कवरी, खोज हुई, तो खोज हमारा आदि मानव समाज से ही प्रारंभ हो चुका था। आदि मानव समाज से ही जो पहले के आदि मानव थे, उस समय से ही सोना हो गया, आपका तांबा हो गया, ठीक है, कार्बन हो गया। तो इस तरह से ये सब चीज़ें उस समय में से ही खोजा गया था, उस समय से ही मिल जा रहा था आदमी को। ठीक है, ये सब चीज़ उसी समय से देखा गया था। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, तत्व की परिभाषा जान लिए, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसका तीनों पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये धातु, अधातु और उपधातु होता क्या है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, जो हम लोग पहले आदि मानव के सभ्यता से स्टार्ट हुआ था, तो उस समय तांबा मिल गई थी, कुछ कार्बन मिल गया था, सोना मिला था उस समय। तो उस समय से उन चीज़ों का प्रयोग किया जाने लगा, वो सभी तत्व हैं। ठीक है, 97.2% जो हिस्सा है पृथ्वी का, केवल इन 8 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इन 8 तत्वों जिनका परसेंटेज हमने सामने लिख दिया, जैसे कि ऑक्सीजन नेचर में सबसे ज़्यादा है, जो कि 49.9% अकेले हिस्सा रखता है। बाकी सभी का परसेंटेज हमने यहाँ पर लिख दिया है। याद रखिए कि अभी तक 100 से ज़्यादा, 110 से ज़्यादा तत्वों की खोज की जा सकी है, जिसमें यहाँ पर आपको दिखाया गया है 110 से ज़्यादा तत्व की खोज की जा चुकी है, और बाकी सभी तत्व बहुत कम मात्रा में मिले हैं। इसलिए बाकी सबको, अगर इन 8 को निकाल दिया जाए, तो बाकी सबको ऐड करके, ठीक है, बाकी सबका ऐड करेंगे परसेंटेज, तो वो 2.8% ही होता है। ठीक है, बाकी सबका परसेंटेज
चलिए तो आप इसका देखिए, लोहा पृथ्वी पर मात्र 4% है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप लोग इसका यूज़ देखे होंगे, अधिकांश जगह लोहे का यूज़ देखे होंगे। जो भी है बहुत सारी चीज़, जैसे कुछ हथियार बनाने में लोहा का यूज़ हो गया, वाहनों को बनाने में लोहा का यूज़ हो गया, ठीक है। सोना चांदी आप लोग देखते हैं आभूषण बनाने में यूज़ हो गया, ये तो कम पाया जाता है, ठीक है। यानी कि नेचर में बहुत सारी चीज़ है, ऐसा नहीं है। देखिए तत्व वह चीज़ है जो कि कठोर भी होता है, मुलायम भी हो सकता है, ऐसा होता है तत्व जिसे महसूस भी कर सकते हैं, दिखेगा नहीं। तो कुछ ऐसे तत्व हैं जो दिखेंगे लेकिन आप उसे टच नहीं कर सकते। तो जब हम तत्वों को क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, यानी कि उन्हें बांटेंगे अलग अलग हिस्सों में, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले पढ़ाए थे हम तत्व, अब उसके 3 प्रकार होते हैं, धातु, अधातु, धातु, उसके बारे में जान जाए। देखिए जो धातु होता है, पहले धातु के बारे में जाना जाए। इंग्लिश में लिख लीजिएगा मेटल, ठीक है। देखिए धातु एक ऐसा तत्व है, ठीक है, जिसमें अगर धारा प्रवाह करते हैं तो उसमें बिजली का प्रवाह होगा, साथ ही साथ ऊष्मा का भी प्रवाह होगा, ठीक है। ये 2 चीज़ आपको देखने को उसमें मिलेगा। बाकी उपधातु में भी देखने को मिलता है, लेकिन कभी वो करता है तो कभी नहीं करता है, लेकिन अधातु में देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसा कौन कौन सा चीज़ होता है जिसमें विद्युत का प्रवाह हो सकता है? विद्युत यानी बिजली। तो लोहा है, लोहा में होगा प्रवाह, ठीक है। अच्छा चांदी में, चांदी में पता होगा कि सबसे तेज बिजली का प्रवाह होता है उसमें, है ना, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और क्या है? सोना और चांदी और हीरा, सोडियम, मारेंगे थप्पड़ ना, हीरा नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये सब चीज़ है, ठीक है। हीरा एक कार्बन का अपरूप हो जाता है, वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि कार्बन आपका एक अधातु हो जाता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये क्या होता है, जिसे विद्युत और ऊष्मा का सुचालक हो। देखिए होता क्या है कि जो धातु होता है काफ़ी ज़्यादा, उसको देखा गया कि कड़ा होता है, हार्ड होता है, उसमें अंतराण्विक आकर्षण बल ज़्यादा होता है, और अंतराण्विक जो स्पेस होता है, जगह होता है, वो बहुत कम होता है। तो सारे के सारे कण एक दूसरे से क्या होते हैं, बिल्कुल अटैच होते हैं, सटे हुए रहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जब हीट पास कराया जाएगा एक सिरे से, मान लीजिए कि लोहा का टुकड़ा हो गया आपका, इधर से अगर हीट किया जाए तो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब ये हीट लेगा तो पूरा कांपने लगेगा, ऐसे हिलने लगेगा, कांपने लगेगा, कंपन करने लगेगा। पता है ना कि ऊर्जा लेते ही कण कांपने लगता है, अपने जगह पे मूव करने लगेगा। वो क्या करेगा कि नेक्स्ट वाले को ऊर्जा स्थानांतरित कर देगा, सारा का सारा नहीं, ले कुछ तो करेगा। उसके बाद वो तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, इस तरह करके क्या होता है कि हीट बहुत दूर तक चला जाता है। देखते हैं हम लोग खाना बनाते समय करछुल जो होता है वो भी धातु का ही होता है। तो करछुल से खाना बना रहे, रख दिए थोड़ी देर के लिए, तो करछुल यहाँ तक गर्म हो गया, सिरा तक, जो रॉड है वो भी गर्म हो गया, ठीक है। तो ये सब उसमें ज़्यादा कण की मात्रा होने के कारण होता है, ठीक है। अगर क्या हो, एक बात याद रखिएगा, होता है हीट पास होता है नेक्स्ट कण से, उसमें कण में जाता है, फिर उसमें गया, फिर तीसरे में गया, चौथे में गया, पाँचवें में गया, इस तरह जाते रहता है। लेकिन टोटल का टोटल नहीं जाता है, पूरा एनर्जी नहीं जाता है। एक समझने के लिए क्या कीजिए कि एक बर्तन ले लीजिए, पात्र ले लीजिए, इसमें तेल से इसको भर दीजिए, क्या चीज़ से? ऑयल से। इसको क्या कीजिए, दूसरा में डाल दीजिए, खाली में, बिल्कुल जो साफ हो, उसको तीसरा में डालो, चौथा में डालो। एक टाइम अगर डालते डालते तेल बचेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा, है कि नहीं, चिपकते जाता है, रहते जाते। इसी तरह सारा ही एनर्जी नहीं रखता है, कुछ एनर्जी ट्रांसफर करता है। इस कारण जितना सिरा पे गर्म होगा उतना गर्म वहाँ तक नहीं होगा, ठीक है, वहाँ तक पहुँचता है हीट, लेकिन उतना नहीं पहुँचता है, ठीक है। तो हीट यानी कि हीट पास करेगा। और दूसरा चीज़ इलेक्ट्रिसिटी तो पास करता है, इलेक्ट्रिसिटी अंतिम तक जाए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा जाता है। इलेक्ट्रॉन जो मुक्त रहता है वो क्या करता है, एक दूसरे कक्षक में टपता है, पास करता है, उसको क्या करता है, इस तरह से क्या होता है, इस तरह से विद्युत धारा का उसमें प्रवाह होता है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु में पाए जाते हैं। याद रखिएगा क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान दीजिए, जैसे कुछ धातुएं हम लोग के पास, सोडियम है, मैग्नीज है, जिंक है, कॉपर है, लेड है, लोहा है इत्यादि, ये सब धातु है। धातु का एक प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की इसके पास क्षमता होती है। इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ये डोनेट करता है, देता है, ठीक है।
अधिकांश मामले में देखा है कि देता ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका कुछ उपयोग है धातु का, जैसे घर और बनाते हैं तो उसमें रॉड वॉड के उपयोग में करते हैं, पुल बनाते समय भी, घर, ये रेल का पटरी देखे होंगे आप लोग, वाहन को बनाने में अधिकांश धातु का यूज होता है, एरोप्लेन को बनाने में एल्युमिनियम का ज़्यादा यूज होता है। इस तरह कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो गए, सामान हो गए, उसमें भी धातु का उपयोग ज़्यादातर होता है, ठीक है। हम लोग इसे आवर्त सारणी में देखेंगे धातु कहाँ होता है थोड़ा देर बाद। तो इसका तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, धातु कुछ विशिष्ट गुणधर्म होते हैं जिसका गुण इस प्रकार होता है, कुछ भौतिक गुण होते हैं, कुछ रासायनिक गुणधर्म होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भौतिक गुणधर्म जानेंगे, इसे इंग्लिश से फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है। भौतिक गुणधर्म जानते हैं। देखिए इसका भौतिक गुणधर्म है पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि जब भी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो उससे आपको मिलेगा कि उसके बाह्यतम कक्षा में जो अंतिम वाला ऑर्बिट होता है उसके बाह्यतम कक्षा में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे, यानी कि एक मिल गया तो कभी 2 मिला, कभी 3 मिला, इस तरह से कुछ ना कुछ उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन मिलता है। याद रही धातु का गुण होता है भौतिक गुण। तो धातुओं के बाह्यतम कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन हमेशा होते हैं, याद रखिएगा। जैसे कि हम कुछ निकाल के दिखा दिए हैं, जैसे कि सोडियम है तो सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसे याद रखिएगा। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानते होंगे या नहीं भी जानते हैं तो चलिए बता देते हैं। इसलिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर नहीं पता होगा तो हमने क्या किया, इसका यहाँ परिभाषा दे दिया। देखिए ध्यान समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। देखिए परमाणुओं के कक्षों में नियमित इलेक्ट्रॉन वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। याद रखिए कि जब परमाणु के जो कक्ष होते हैं, एक कक्ष 2 3 4, उसका नाम हो जाता है ये K L M N O P Q R, इस तरह से आगे जाता है। जब बड़ा परमाणु होता है जनरली 4 तक हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस सब में ये इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर ऑफ कक्ष है, ठीक है। ये सबशेल है, ऑर्बिट्स होता है, कुछ क्या है ये ऑर्बिटल्स होता है, ठीक है, कुछ सबशेल होता है एक कक्ष में, ठीक है। तो K कक्ष में S ऑर्बिटल होता है, L जो कक्ष होता है आपका शेल होता है उसमें sp होता है, तो ठीक है। इस तरह से करके जो N है कक्ष उसमें sp d f ये उपकक्ष पाए जाते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो ये चौथा आपका क्या है, ट्रैक है जिस पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता है। ये परमाणु की संरचना है, याद रखिएगा परमाणु, ये परमाणु की संरचना है जिस पर क्या करता है इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है। और ये उस कक्षों के नाम है। ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन किसी कक्ष में होते हैं, तो इस वाले जो K ऑर्बिट होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में 18 और N में 32 इलेक्ट्रॉन अधिकांशतः पाए जाते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2n², जिसे निकालते हैं जहाँ n कक्ष की संख्या हो जाती है, ये आप लोग 9th में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये इससे निकाल लिया जाता है। जैसे कि ये कक्ष नंबर 1 है ये वाला, तो क्या कि n जब 2 × 1 का स्क्वायर 1 तो 2 × 1 यानी कि 2 आ गया। तो पहले कक्षा में अधिकांश कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह मान लीजिए 2n² पे क्या कीजिए और बैठाइए, मान लीजिए कि m को ले लेते हैं, m 3 नंबर कक्षा है तो 2 × 3 का होल स्क्वायर, तो 2 × 3 की 9, 9 दूनी 18, ये आ गया आपका, ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आप लोग किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर कक्ष का नंबर पता है तो वो कितना नंबर कक्ष है, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें अधिकांशतः इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन नियमित बांट रहे हैं कि पहले में 2 दिए, दूसरे में 8 दिए, तीसरे में 18 दिए, चौथे में 32 दिए, इस तरह से आप नियमित बांटते जा रहे हैं गिन के, तो उसी को नियमित बांटना, जिसको जितना भूख है उतना देना, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनों को वितरित करना, ठीक है। इसे कैसे वितरित किया जाता है तो उस पर एक चार्ट है जो बता देंगे हम।
चलिए, तो अब आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को वितरण करने की जो प्रक्रिया थी, जिसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताया गया था, तो उसमें कुछ इस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, जिसका इस तरह चार्ट बना दिया है हमने। आप लोग पहले ये बात बता दीजिए कि जो सबशेल होता है, जो उपकक्ष होता है, तो उपकक्ष में ये इलेक्ट्रॉन, यानी कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जा सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, ई में 14 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना, ये जा सकता है। और ये जो कक्ष था, देखो कक्ष के अंदर ही ना, घर के अंदर अगर रूम हो गया ना, घर के अंदर एक बड़ा सा घर है तो उसको एक कक्ष कहते हैं, ठीक है। और उस घर के अंदर छोटा छोटा रूम हो गया, उसको सबशेल कहा जाता है, उपकक्ष कहा जाता है। तो उसके अंदर भी घुस के इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका कि सबशेल हो गया। तो एस में याद रखिए कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन हटता है, ठीक है। जो पहला कक्ष होता है वो हमारा के होता है, और के में एक ही उपकक्ष होता है जो कि एस होता है। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि के में भी 2 इलेक्ट्रॉन, बस। और 2 इलेक्ट्रॉन में फुल हो जाता है। इट मीन्स कि के जो घर होता है वो घर कैसा है, एक रूम वाला घर है, ठीक है, बस उसमें एक ही रूम है। याद रखिए, जब परमाणु होता है ना, परमाणु, तो ये जो कक्ष होता है उसको क्या कीजिए, जब जूम करके इस कक्ष को देखा गया तो इस कक्ष में पाया गया है कि कुछ छोटे छोटे उसमें और भी ऐसे राउंडिंग किया हुआ और राउंडिंग किया हुआ, ये पूरा एक कक्ष है। तो इस कक्ष में और भी देखा गया कि उसमें भी, कक्ष में भी छोटा छोटा कक्ष है, जिससे उपकक्ष का नाम दे दिया गया, ठीक है। जैसे ग्रह होता है ना अलग अलग, हर ग्रह का एक अलग कोई ग्रह हो जाता है छोटा सा, उसको उपग्रह कहते हैं, उसका उपग्रह, ठीक है। इसी से उपनिवेश बना था, जो आप लोग पढ़े थे हिस्ट्री में, ठीक है, कि उपनिवेश जो दूसरे पे शासन कर लिया, कोई दूसरा देश हक जमा लिया, ठीक है, अधिकार कर लिया, तो उसका उपनिवेश हो गया। वहाँ से आर्थिक लाभ प्राप्त करेगा, वहाँ से व्यापार करेगा, शोषण करेगा, अपना देश का विकास करेगा, ठीक है। तो याद रखिए उपकक्ष होता है, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रॉन वितरित किया जाता है तो उपकक्ष में ही किया जाता है, कक्ष में नहीं। कक्ष उपकक्ष के हिसाब से चलता है। उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन वितरित हो गया, वही कक्ष में क्या किया जाता है, काउंट करके आपको शो किया जाता है कि देखिए इतना हुआ। अब देखिए कैसे चलते हैं इसमें, तो याद रखिए ये आपका कक्ष का नेम है 1 2 3 4 5 6 7, 7 कक्ष तक नाम लिख दिया हमने। आगे भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक अभी तक तत्व खोज हुआ है उस हिसाब से 7 तक, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग जब और सारणी में और देखिएगा 7, तो इसलिए 7 रखा गया यहाँ पे। इनका नेम है KLMNOPQ, 7 का नाम रख दिया गया। अच्छा, के में अधिकांश कितने इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन। एल में 8, 18, 32, 50, 72, 98, इस तरह से इलेक्ट्रॉन सब में क्या होता है, अधिकांश, ज़्यादा से ज़्यादा इतना इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए के में कितना उपकक्ष होता है, तो आपको पता है एक उपकक्ष होता है एस। ये देखिए जो आपका एल ऑर्बिट होता है, इसमें कितना उपकक्ष होता है, 2 उपकक्ष कितना होता है, 2, एस और पी। अच्छा, एम में कितना उपकक्ष होता है, एस पी डी। एन में एस पी डी और एफ, ठीक है। उसके बाद देखिए ओ में एस पी डी एफ, ठीक है। ये उपकक्ष की संख्या हो गई। तो इस तरह से क्या किया गया, बना दिया गया। अब इसे काउंट कैसे करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो डोनेट करने का एक तरीका होता है, इधर से चलते हैं, 1 नंबर लाइन से चलते हैं। इसमें आए तो आपको पता होगा एस कितने इलेक्ट्रॉन खा जाता है। मान लीजिए कि आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन हम दे दिए, 10 इलेक्ट्रॉन बांटना है, तो कैसे बांटेंगे, तो यहाँ से चलते हैं। देखो एस में कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। एस तो 2 ही खाता है अधिकांश ना, तो एस में आए, इधर से आए 2 दे दिए, तो 8 बचा। फिर ये वाला जाएंगे, इधर से नहीं घुसेंगे, ये पीछे वाला पकड़ के फिर यहाँ आओ, फिर पीछे वाला पकड़ के इधर आओ, ऐसे। तो यहाँ से हम घूम के यहाँ आ गए, 2 में आ गए। ये भी तो ऐसी है ना, हाँ। ये 1 2 ये 3, ये क्या दर्शाता है आपका, तो ये आपका आवर्त का संख्या दर्शाता है, ठीक है।
ये आपका आवर्त बतलाता है कि कितना नंबर ये आवर्त है, तो ये चौथा है, ये यानी कि कक्ष का संख्या बतलाएगा आपको। ये तीसरा कक्ष में आ गया, तीसरा कक्ष का उपकक्ष है एस, तीसरा कक्ष का उपकक्ष है पी, ठीक है। इस तरह ये चौथा कक्ष का बात कर रहा है, ये पांचवा का, छठा, सातवां का, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये 1 का मतलब हुआ कि पहला कक्ष का बात कर रहा है, पहला कक्ष का के का बात कर रहा है, ठीक है। तो के में 1, अब इसके बाद आएंगे, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आएंगे कितना देंगे, 2 ठो इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ पे 6 बच गया। फिर से इधर से जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कितना देंगे, 6 दे देंगे। तो क्या हो, कितना हो गया हमारा पूरा का पूरा, 10 हो गया। 10 यहीं तक खत्म कर देंगे। तो जो भी आपका तत्व था, जो भी आपका तत्व था, या किसी का भी इससे इलेक्ट्रॉनिक विनाश निकाला जा सकता है। इसके लिए कोई रूल नहीं है कि धातु का ही निकालिए, उपधातु का निकालिए, ठीक है, धातु का निकालिए, चाहे उपधातु का निकालिए, अधातु का निकालिए, मतलब किसी का भी निकाल सकता है, जरूरी नहीं कि धातु का निकलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए 10 आपने क्या किया, 10 इलेक्ट्रॉन आपने क्या किया था, अपने पास 10 ही रखा था। अब क्या करते हैं, मान लो कि 11 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं आपको, तब देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। यहाँ पे आएंगे 2, फिर यहाँ पे आएगा 4, 6, इसके पास कितना देना पड़ेगा, 1, 10, 11 था ना, तो 1 बच गया, 1 दे दे, ज़्यादा कितना दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं ज़्यादा। ये एस उपकक्ष है, नहीं दिख रहा है, अधिकांश कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 2। तो कितना दे दिए, 1 दे दिए, 11। यानी कि इलेक्ट्रॉन हम कितना डोनेट किए हैं, 11 क्या किए हैं, बांटे हैं। और 11 जो इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो 11 इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है, Na सोडियम के पास, सोडियम परमाणु है, ठीक है। तो सोडियम परमाणु का अगर कह दे आपसे कि EC लिखिए, EC इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो लिखिएगा 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2s2, 2p6, 3s1 हो गया। एस में 2 जा सकता है, लेकिन 1 दिए, तो जो भी इलेक्ट्रॉन देते हो माथा पे लिख देते हैं उसके, ठीक है। तो देखिए 2, 2, 4, 6, 10 और 1, 11। तो इसका क्या हो गया, ये EC हो गया। अब ये जाएगा स्टैंडर्ड क्लास में जब 11th में, तो इसका मतलब बताया जाए क्या होता है। जैसे 3 से आपको पता चल जाए कि आवर्त है 3, एस से पता चला कि एस उपकक्ष है, अंतिमवा इसका उपकक्ष कौन है, एस है, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इससे ये पता चल जाता है, ठीक है। तो इसी बहुत सारा चीज़ आइडेंटिफाई कर देता है, बता देता है आपको, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर तो हम लोग अधिकांशतः मतलब कि आप लोग को जहाँ तक जनरली यूज पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो 30 तक। 30 किसका होता है परमाणु संख्या, 30 नहीं पता है। चलिए जो जिंक होता है ना, जिंक का नाम सुने हैं, जिंक होता है Zn, ठीक है, जस्ता हो गया, उसका परमाणु संख्या 30, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि जिंक हो गया, तो Zn तक ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूछता है, और कुछ विशेष ही पूछता है, उससे आगे नहीं। तो इसी निकालने के लिए अगर पूछे तो जनरली क्या कीजिएगा कि जो भी एलिमेंट पूछ रहा है, तो याद रखिए कि आपको 30 तक का परमाणु संख्या कम से कम याद रहना चाहिए। रट लीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरह से रटते जाइए लाइन से, ठीक है। और रट के याद रखिए। तो याद रखिएगा कि इतना पूछ रहा है, चाहे नेम से ही पूछ सकता है, चाहे बोल दे कि वह कोई परमाणु है, या फिर कुछ भी बोल दे कि कोई परमाणु है जिसमें 20 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो पूछ दे कि उसका इसी निकालिए, है ना। या फिर कह देगा आपसे, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन ही मान लीजिए, कह दे एल्युमिनियम का इसी निकालिए, एल्युमिनियम का क्या कीजिए, इसी निकालिए। चलिए तो एल्युमिनियम में याद रहना चाहिए कितना होता है परमाणु संख्या, 13 होता है। 13 हो गया, तो क्या करेंगे कि पता चल गया हमको 13 होता है। अब बांटते जाओ, तब बांटते जाओ तो एक सीरीज कम से कम क्या करना है कि यहाँ तक देखो 30 बांट सकते हैं। इसका गिने इलेक्ट्रॉन 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 10, 30, ठीक है। ऊपर बांट दिए, तो यहाँ तक कम से कम 3D10 तक याद रखना है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक है, 3p6, 4s2 और 3D10, यहाँ तक याद रखना। तो बांटो 1s2, बोलो सर, 2s2, 2p, 3s2 और 3p कितना 1। p में अधिकांश कितना जा सकता है
छः 6 जा सकता है। ठीक है, चलो अब ध्यान दो सब। तो 2 2 4 6 10 और 3 कितना हो गया? 13 हो गया। तो ये इसका इसी निकल गया, बस इतना निकाल के छोड़ दीजिए, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी परमाणु का निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आइए ध्यान दीजिए इधर। हाँ, परमाणु ही ना होता है वो, धातु हो गया, परमाणु हो गया आपका। चलिए, तो आप लोग क्या कीजिए, चलिए अब आप क्या कीजिए कि देख लीजिए, आप यहाँ तक क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, 30 तक लिखने में आसानी पड़ेगा आपको। और कुछ विशेष एलिमेंट का पूछता है तो उसका इसी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर नहीं आपसे अगर हो सके तो ये लिखना बहुत आसान होता है। ये 1 2 3 लिख दिए, KLMN लिख दिए, सबका इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, किसमें कितना आता है 2n² से फटाफट निकाल दीजिए। इसके सामने 1 लिख दीजिए, इसके सामने 2 2 लिख दीजिए, इसके सामने 3 3 3, इसके सामने 4 4 4 5 6 7 तक लिख दीजिए। तो उसके बाद इसमें S, इसमें SP, इसमें SPD, इसमें SPDF, आप फिर वही अंतिम तक दोहरा दीजिए। और उसको क्या कीजिए, ऐसे ऐसे काटते जाइए तिरछा तिरछी। आप पूरा वर्ष सारणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं इससे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर करके। ठीक है, तो अगर याद नहीं हो तो फटाफट ऐसे बना के काट लेना है और काट के निकाल देना। नहीं तो जनरली यहाँ तक क्या करो, याद कर लो, याद कर लोगे तो 30 तक का लिख दोगे। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया, क्वेश्चन बन जाएगा। इस पे कोई भी क्वेश्चन दिया जाए निकालने के लिए 30 तक के अंडर का बन जाएगा। चलो, तो एक बात बताइए कि जिंक का कितना होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, EC? हाँ, जिंक का होगा 3। जिंक का जो सामने लिख दिया गया है यही हो जाएगा डायरेक्ट, यही हो जाएगा डायरेक्ट जिंक का। ठीक है, हाँ, एक चीज याद रखना, ये याद करने के लिए बोल रहे हैं ना, तो ये मतलब कि इलेक्ट्रॉन का नंबर है, तो आप 1s 2s 2p 3s ऐसे याद कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करना आप जानते हैं, बांटना। ठीक है, चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट अब ले लीजिए इसका।